Hey, good morning students. Welcome back to our chapter first, that is Indian economy on the eve of independence. I hope you have done the features till pre-British period agriculture. Now we are going to start industrial sector. तो बेटा इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उस टाइम पे. द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सम डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो स्टेटस था अपनी इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्री सेक्टर का, ठीक है, जो सेकेंडरी में आता है हमारा, वो कैसा था. तो मेनली टू फोल्ड्स थे उसके. एक तो एक्सप्लॉइट करना ब्रिटिशर्स का इंडियंस को रॉ मटेरियल के और प्राइमरी प्रोडक्ट्स के लिए. वो यहाँ से क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है. एंड और क्या करते थे बेटा, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन. अब हुआ क्या, उन्होंने सबसे पहले क्या किया बेटा, डीसे ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. हैंडीक्राफ्ट्स की जितनी भी चीज़ें होती थी उन्हें ख़त्म करा, ठीक है, उनको कर दिया. मींस हमारी जो पीपल्स थे वो करते थे, हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, हाथ से बनाते थे, तो उनको फोर्स किया गया कि ये नहीं बनाओगे, आप मशीन से करोगे, जो कि कहाँ से आएंगी, ब्रिटेन से आएगी. दूसरा क्या किया, कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स. इंडिया को रॉ मटेरियल्स के लिए सप्लायर बनाया गया. मींस यहाँ से कच्चा माल ले जाया गया सस्ते में. तीसरा किया बेटा, डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन. इंडिया को ऐसी मार्केट बनाएगी जो ब्रिटेन के लिए थी. जैसे इंडिया से रॉ मटेरियल ले लेते थे और अपना फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर बेचते थे, ठीक है. डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई. डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी बेटा ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर सबके लिए एक जैसी पॉलिसी नहीं होती. जैसे उन्हें जब अपना सामान यहाँ पर एक्सपोर्ट करना था, ठीक है, यहाँ पर भेजना होता था, तब तो वो टैक्स फ्री कर देते थे. और जब यहाँ से अपने वहाँ पर ले जाना होता था तब भी वो लोग क्या करते थे, टैक्स फ्री. बट अगर इंडिया किसी और कंट्री के साथ क्या करेगा, अपना लेना देना करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर एक हैवी टैक्स लगा देते थे, जिससे इंडिया क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पाया, अपनी मार्केट को एक्सपेंड नहीं कर पाया, ठीक है. टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. तो इस पॉलिसी से उन्होंने क्या करा, डिस्क्रिमिनेशन किया. एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. अब हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो हमें किससे कंपटीशन करना था, मशीन मेड प्रोडक्ट्स से. अब हुआ क्या, अगर आप मशीन मेड के आगे हाथ वाले काम करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो लेट काम पूरा होगा. फोर्थ था लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. आपके यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कम थी. चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड. डिमांड का क्या हुआ बेटा, पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हुई, ठीक है. नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज़. जो रेलवेज़ बनाई ब्रिटिश, हमें रेलवेज़ दे के गए थे, उनका नेगेटिव इफेक्ट आया, क्योंकि वो हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान लेके चले जाते थे, ठीक है. अब ये तो है आपके पॉइंट्स. ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है. मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, बहुत बेरंग ग्रोथ हुई. और आपका है ये 4 पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. आप इन्हें रीड करेंगे अच्छे से कि जीएवी में कितना जो इकोनॉमी थी आपकी वो बहुत ज़्यादा लो थी, ठीक है. ब्रिटिश प्रोडक्ट्स कैसे यहाँ पर आके हमारी डोमेस्टिक मार्केट को ख़त्म कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, ठीक है. कैपिटल गुड्स नहीं थे हमारे पास, इंडस्ट्री नहीं थी इस चीज़ की. ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री वर डिसेइंग, ये ख़त्म हो गया था, ठीक है बेटा. इट इज़ वेरी ईजी एंड ऑलरेडी वी हैव डन in first, second, third lectures. Now we are coming to foreign trade. अब foreign trade क्या होता है बेटा, India was well known exporter of finished goods like silk, handicraft, ivory work, etc. इंडिया अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस था अपने वर्क के लिए. बट हुआ क्या, जो पहले रोमन्स थे वो इंडिया को बोलते थे द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन. इसका मतलब होता है बेटा, द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन का मतलब वर्ल्ड प्रीशियस थिंग्स. मीन्स जो वर्ल्ड की प्रीशियस थिंग्स होती है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पाई जाती थी. बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रॉट एन एंड टू इट. पर जो ब्रिटिश थे वो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था. जैसे पहले भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, पर सब लूट के ले जा चुके थे. एंड दैट इज़
इसके बाद क्या हुआ, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ से क्या जाता था, कच्चा माल, ब्रिटिशर्स सारा कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड लेते थे, ठीक है। इन दोनों पे ही टैक्स फ्री कर दिया था। और जब इंडिया कहीं और अपना माल एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता था तो गवर्नमेंट तो ब्रिटिश थी उस टाइम पे, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो मोनोपोली आपको अच्छे से पता है, जिस पर एक का अधिकार हो। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड was directed towards Great Britain. The rest of the trade was directed towards China, Ceylon and Persia. The control of Britain over India's foreign trade intensified after opening of Suez Canal in 1869. ये भी एक सुएज कैनाल है, छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 1869 में बनाई थी। ये क्या था, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जा सके यहाँ से। ये कहाँ से बना, साउथ अक्रॉस ऑफ सुएज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, ओके। द कैनाल प्रोवाइड्स डायरेक्ट ट्रेड रूट बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड ओशनिया बाय रिमूविंग द नीड्स टू सेल अराउंड अफ्रीका. Opening of Suez Canal in 1869 significantly reduced the cost of transportation of goods between Britain and India. A significant reduction in transport cost promoted monopoly control of India's foreign trade by British government. इससे क्या हुआ बेटा, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो गया, ठीक है, बहुत कम पैसे लगने लग गए और मोनोपोली भी आ गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इसको बनाया था तो वो अपने लिए ही ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करेगी। तो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक तो मोनोपोली कंट्रोल कर लिया इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे, दूसरा कॉलोनियल पॉलिसी बनाई। कॉलोनियल पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें वो कॉलोनी होते हैं, ठीक है, रूलर होते हैं, शासक होते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू बी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. India's export provided raw material to British industry while India's import provide a huge market for British industry. अब इन सब की वजह से क्या होना था, हमारी इकोनॉमी थी जो वो सीधा सीधा बैकवर्ड जानी थी, ठीक है। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट्स द ब्रिटिश। अब क्या था, सरप्लस ट्रेड हो रहा था, हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से बहुत ज़्यादा जा रहा था, पर फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किसको हो रहा था, ब्रिटिश को। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट होता था प्राइमरी गुड्स हमारे, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या जा रहे थे बेटा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में जा रहे थे। बहुत सारी इसेंशियल्स थिंग भी थी, ठीक है, और ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो हमारा सरप्लस होता था, ज़्यादा चीज़ें होती थी, वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हुई, बल्कि किसके लिए हुई, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ऑफिस वाले प्रशासनिक खर्चे होते हैं। और जो फाइट होती थी जितने भी वर्ल्ड में एक दूसरी कंट्री के बीच, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पे ज़्यादा खर्चा करती थी, लड़ाई में या फिर वेपन्स बनाने में। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लीड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इससे भी क्या हुआ, अगर आप ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करोगे तो आपकी जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में खर्च हो जाती है और इससे आपकी इंडियन इकोनॉमी बैक चल जाती है। आगे भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, कि इन चीज़ों को इसलिए ही हम ऐड नहीं करते, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया भी था चैप्टर 4 में, नेशनल इनकम में। नाउ यू विल रीड कि पॉवर्टी भी आती है इस चीज़ से। इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव अ गुड डे.